मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल सेट 8 में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्त, पहला सवाल लेते हैं। कहता है साथी एंड राथी राठी रथिन है, सती एंड रथिन है। कहता है इन्होंने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया 6:5 के रेशियो, 6:5 के अनुपात में पैसा लगाया। हमने कहा जी ठीक है। अब आगे, कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा वापसी ले लिया। इसने कुछ महीनों बाद पैसा वापसी ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7/7 है। देखिए यार, ये रेशियो जानते हैं किस चीज का है? ये रेशियो कैपिटल का। आपने कहा ठीक है। प्रॉफिट का जो रेशियो है वो सवाल ने हमें दे रखा है कितना, 7:10। हमें ये बात पता है कि इसने पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया, लेकिन इसने कितने महीने के लिए लगाया वो हमें पता करना है। तो टाइम का रेशियो होता है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो 7/6 और 10/5, इसका रेशियो लगाएं तो 5 दूनी 10 दो। तो ये जो अनुपात आएगा वो आएगा 7:12। इसका मतलब ये हुआ कि इसने अगर 7 यूनिट टाइम के लिए पैसा लगाया तो इसने 12 यूनिट टाइम के लिए लगाया, जबकि इसने लगाया है 12 महीने के लिए। तो 12 यूनिट 12 महीने, तो 7 यूनिट 7 महीने। इसका मतलब इसका जो पैसा लगा है वो 7 महीने के लिए लगा है। कितने महीने के लिए लगा है? 7 महीने के लिए लगाया हो। तो रथिन ने, नहीं, साझा किया तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया? सॉरी, सवाल अलग है। पूछ रहा रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया। तो ये 7 महीने के लिए, अबे ये 7 महीने के लिए आया, ये 12 महीने के लिए आया। तो ये 5 महीने अकेले रहा ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। सवाल नहीं पूछा कि रथिन कितने टाइम, आर जो है वो कितने टाइम अकेला रहा, तो 5 महीने अकेला। कहते हैं पर्सन साइकिल्स फ्रॉम हॉस्टल टू कॉलेज एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 17.5 मिनट लेट। कहता है एक आदमी अगर अपने हॉस्टल से कॉलेज जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 17.5 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन वही आदमी अगर 24 की स्पीड से मेरे बच्चे जाए तो कहता है 17.5 मिनट जल्दी पहुंचता है। डिस्टेंस निकाल के बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चे, अगर किसी सर्टेन डिस्टेंस को आप दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चलते हैं तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, दोनों स्पीड का डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों, और दोनों स्पीड से लगे समय का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टाइम। दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का अंतर। एक स्पीड 20 दे रखी है, एक 24 दे रखी है, 24 और 20 का डिफरेंस 4। और टाइम का जो डिफरेंस होगा, ये 17.5 पहले, ये 17.5 लेट, यानी 35 मिनट। 35 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। 20 दिए 60, 3 चौक 12 दूनी 24, 35 दूनी 70। तो डिस्टेंस हो गई मेरे प्यारे बच्चों 70 किलोमीटर। कहता है तीन संख्याएं 15, 17, 19 के अनुपात में, 15:17:19 के अनुपात में तीसरी संख्या के 3 गुने और पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर। कह रहा है तीसरी संख्या के 3 गुने 57, और पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का है, पहली और दूसरी संख्या के योग, तो 15 और 27 का जोड़ 32। कहता है इनके बीच का जो डिफरेंस है, तो 7 में 2 गया 5, 5 में 3 गया 2। फिर से समझाता हूं। कह रहा है तीसरी संख्या का 3 गुना, पहली और दूसरी संख्या इनके योग, और फिर इनके बीच का जो अंतर है वो 25 यूनिट है, और ये अंतर दे रखा है 625। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 25 आई। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें, 4 यूनिट, 4 × 25, तो ये आया 100। यही मेरे प्यारे बच्चों हमारा सवाल का सही आंसर है। यही पूछा हुआ, नहीं बेसिक कैलकुलेशन घुमा रखी और कुछ नहीं कर रखा। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि किसी ईयरफोन की कीमत पहले 12% बढ़ गई, यानी कोई चीज 12% बढ़ी और साथ के साथ ही उसकी जो सेल है वो 20% घट गई। सक्सेसिव का फार्मूला होता है x+y+x×y/100%। तो आपको ये देखना होगा भाई, 12 प्लस का है, 20 माइनस का है, फिर प्लस 12 × -20 बटे 100।
तो ये आया -8, और 12 दूनी 24, 240/100 यानी -2.4, तो करेंगे तो -10.4। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, आप चाहें तो इसको सक्सेसिव वाला फार्मूला ना लगा के आप इस तरह से भी तोड़ सकते थे कि भाई सेल 12% बढ़ गई, 12% 3/25, या क्या बढ़ा है 12% प्राइस, तो कीमत 25 से 28 हो गई, और सेल 20% घट गई यानी 5 से हो गई 4। ऐसे भी रिलेट करके निकालेंगे तो वही आएगा 10.4%, वैल्यू कुछ अलग नहीं आएगी। कहता है एक काम को 4 लड़के और 6 लड़कियां, 4 बॉय और 6 लड़कियां, लड़कियों को क्या लिखते हैं जी, कहता है मिलके 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि उसी काम को 6 लड़के और 4 लड़कियां, 6 लड़के और 4 लड़कियां 8 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा है यार ये बताओ 4 लड़के और 2 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये आपसे सवाल है। तो आप यहां से काट पीट करेंगे भाई, यहाँ 10 चौक 40 और 8 छिंग 48, ये 48 है, ये 40 उधर जाएगा तो 8 भी आया, 10 छिंग 60 और 8 चौक 32, 60 में 32 घटाया तो 28 जी आया। काटेंगे भाई, 4 दूनी 8, 4 साते 28, तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो बॉय इज टू गर्ल की एफिशिएंसी का जो रेशियो है मेरे बच्चे वो आया 7/2, यानी लड़के की एफिशिएंसी 7 तो लड़की की एफिशिएंसी मेरे बच्चे 2। अब हम यहाँ से टोटल काम निकालें भाई, एक लड़का 7 यूनिट तो 4 लड़के 7 चौक 28 यूनिट, एक लड़की 2 तो 6 लड़कियां 6 दूनी 12, तो 28 और 12 कितना हुआ मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे जी जोड़ेंगे तो आएगा 40, 40 को 10 से गुना करेंगे तो टोटल काम आया 400, टोटल काम है 400। अब कह रहे हैं 4 लड़के और 2 लड़कियां मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक लड़का 7 यूनिट काम करता है तो 4 लड़के 7 चौक 28, एक लड़की 2 यूनिट तो 2 लड़कियां 4, तो एक दिन में ही करते हैं 32 यूनिट काम। तो इतना काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 2 से काटोगे तो 25/2, यानी इतने टाइम में काम पूरा कर देगा ग्रुप। कहते हैं एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, कहते हैं कोई आर्टिकल है उसे एक सर्टेन प्राइस पर हम बेचो, अगर उसे अगर इसे उस मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता, 2/3 पर बेचा जाता मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यानी ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है अगर वो 3 यूनिट है, तो सवाल में कह रहा है कि हमने इसे 2 यूनिट में बेचा तो हमें 10% का लॉस हुआ। 10% का लॉस होना मतलब सीपी के 90% पे हमने चीज बेची है, तो 1 यूनिट में बेचते तो 90/2% में बेची जाती सीपी के। अब कह रहा है कि अगर इसके ओरिजिनल प्राइस पे ही हम इसे बेच देते यानी 3 यूनिट पे बेच देते तो क्या होता। तो आप कहते हैं यार इसे काटेंगे 45 थी 135, यानी कोस्ट प्राइस के 135% पे चीज बिकती। कोस्ट प्राइस का 135% मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% तो होगा कोस्ट, 35% ऑफ प्रॉफिट, यानी 35% प्रॉफिट पे वो चीज बेच दी जाती। देखिए यार सवाल में कहा कि कोई पैसा है ₹P प्रिंसिपल है, 3 साल बाद ये अमाउंट हो जाता है 4460 रुपए, और कहता है 6 साल बाद, इसके 6 साल बाद मतलब इसके अगले 3 साल बाद कहता है अमाउंट हो जाता है 6690 रुपए। हमसे कह रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट सम, तो अनुमानित धनराशि ज्ञात करिए, मतलब आंसर जो दे रखा है वो आपको अप्रोक्सीमेशन में दे रखा है, कुल मिला के पूछ रहा है प्रिंसिपल फाइंड आउट करिए। तो आप कहेंगे कि यार ये देखना कि इसका कितना गुना हो रहा है, उतना ही 3 साल में घूमता रहेगा। रेशियो निकालें, 0 से 0 गया, अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, नहीं कटेगा तो भाई किससे कटेगा, 2 से, यानी 223 दूनी 246 और 223 तिये 669, 223 से कट रहा है, 223 से कट रहा है, यानी ये 2 से 3 गुना हो जाता है हर 3 साल में। तो अगर आज प्रिंसिपल मेरे बच्चे पी है तो 3 साल बाद कितना हो गया, 3/2 गुना हो गया, और होके कितना हो गया 4460। तो भाई प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से गुना करेंगे या 3 से भाग दे लेते, 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौक 12, 2 3 8 24, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 2 से गुना करेंगे, 2 छिक 12, 2 छिक 12 और 1 13, 2 8 16 और 1 17, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2, 2973, 2973
समथिंग मेरा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। कहता है गोविंदा सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता और समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति पर यात्रा करता है। एक दिन वो नॉर्मल स्पीड के 4/5 स्पीड से यात्रा करता है, यानी जो भी उसकी स्पीड रही होगी उसकी 4/5 स्पीड से वो यात्रा करता है और 22.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। 22.5 मिनट की देरी से वो ऑफिस पहुंचता है। आपने कहा यार बिल्कुल ठीक है। अब तो कहता है सामान्यतः गोविंद को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे यार ओरिजिनल स्पीड अगर उसकी 5 यूनिट है, तो ओरिजिनली स्पीड 5 थी, तब हो गई 4, तो स्पीड का रेशियो 4/5 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 5/4, यानी ओरिजिनल स्पीड 5 थी तो टाइम लेगा 4 यूनिट, स्पीड घट गई तो टाइम लिया 5 यूनिट, तो कितना लेट हो गया जी 1 यूनिट लेट हो गया। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 22.5, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 22, 22×2 = 40 और 45/2, 2 से काटेंगे तो 45×2 = 90 मिनट, और 90 मिनट का मतलब हो गया 1.5 घंटा। 1.5 घंटा, यानी 1.5 घंटे में वो ये कहानी समझ जाएगी। देखिए यार सवाल बहुत खतरनाक है, इसलिए बैठ के करा रहा हूं, ध्यान से देखना, अला इतने नाम है कि पागल हो जाओगे। कहता है एक नौका दौड़ में रामन वामन से 10 सेकंड पहले, भाई जो जो इंफॉर्मेशन है ना उसे बस लिखते रहो। रामन कहता है वामन से 10 सेकंड पहले, यानी ये 10 सेकंड कम समय लेता है। आगे कह रहा है नमन गगन से 12 सेकंड पहले, नमन जो है वो गगन से 12 सेकंड पहले पहुंचता है, यानी ये 12 सेकंड कम लेता है। और लद्दन मदन से 18 सेकंड पहले आता है, लद्दन मदन से 18 सेकंड पहले आता है। हमने कहा यार यहां तक की बात ठीक है। अब आगे कह रहा है वामन लद्दन से केवल 1 सेकंड बाद पहुंचता है, यानी वामन लद्दन से 1 सेकंड ज्यादा टाइम लेगा। और नमन मदन से 2 सेकंड बाद, नमन मदन से 2 सेकंड बाद, नमन मदन से 2 सेकंड बाद अपनी दौड़ पूरी करता है। दिए गए मित्रों में दिए गए मित्रों में दिए गए मित्रों में से कौन दौड़ में प्रथम आता है। सच बात यह है कि ये रीजनिंग का सवाल है, लेकिन मैथ वाले तरीके से करते हैं। आप किसी को भी मान लो, फिर कंपैरिजन करते चले जाओ। जैसे अगर मुझे मानना हो तो मैं लद्दन को ही मान लेता हूँ, यार ये 100 सेकंड लेता होगा, तो ये ले लेता होगा 101 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड फालतू लेता है। अब वी 101 ले रहा है, तो ये 10 सेकंड कम लेता होगा, यानी 91 सेकंड लेता होगा। अब एल जो है वो 100 सेकंड ले रहा है, तो एल 100 सेकंड ले रहा है और ये 18 कम ले रहा है, तो एम ले रहा होगा 118 सेकंड। एम अगर 118 ले रहा है तो एन ले रहा होगा 2 ज्यादा, यानी 120 ले रहा होगा। और एन अगर 120 ले रहा है तो जी तो 12 ज्यादा ले रहा होगा, यानी 132 ले रहा होगा। अब पूछ रहा है इन में सब में रेस में सबसे ज्यादा जल्दी कौन जीतेगा, तो वो जीतेगा जो कम टाइम ले रहा है। यहाँ 118, 120, 100, 101, 91, 101, ये। तो हमने एक चीज देखी क्या, हमने ये देखा सर कि सबसे कम टाइम जो ले रहा है ना रेस पूरी करने में, वो रमन ले रहा है, क्योंकि 91 सेकंड है, बाकी सब इससे ऊपर वाली टाइम कैटेगरी के हैं। तो यानी जो रेस जीतेगा ना वो कोई और नहीं, रमन जीतेगा। रेस जो जीतेगा वो कौन जीतेगा, रमन जीतेगा। यहाँ एक एक लाइन को बस लिखना है, पढ़ना और आंसर निकल जाता है। आइए दोस्त, कहता है द बार चार्ट गिवन बिलो शोज द सेल इन यूनिट, यानी 1000 यूनिट को दिखाने लग रहा है। कह रहा है द बार चार्ट गिवन बिलो शोज द सेल्स, ये जो बार ग्राफ है ये सेल्स के बारे में दिखाता है। बाई व्हाट परसेंटेज द सेल्स ऑफ ब्रांड 3 इज मोर देन ब्रांड 2 इन 2015। सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई ये बताना कि बाई व्हाट परसेंट ऑफ द सेल ऑफ ब्रांड 3, ब्रांड 3 की जो सेल है वो ब्रांड 2 से 2015 में कितनी ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, ब्रांड 3 की 2015 में सेल निकालते हैं, B3 की और B2 की। 2015 ये रहा। B2 का मतलब है ये वाला, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। देखो ये ऐसे वाला है ना, यार ये कैसी फोटो बना रखी है इसने। ये ब्रांड 1 है, ये ब्रांड 2, हाँ ये वाला सेकंड वाला है। तो 2015 में ब्रांड 2 की सेल है 5 यूनिट, और 2015 में ब्रांड 3 की सेल क्या है, ये वाला ब्रांड 3 है, ये वाला 6.5।
अब आ जाइए, तो हमें ये देखना है कि कितनी ज़्यादा है, तो जवाब होगा 1.5 ज़्यादा भाई, 5 से 1.6 यानी ना 6.5 होना 1.5 ज़्यादा। अब 1.5 ज़्यादा 5 से, तो 100 पे कितना, तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 30, यानी 30% ज़्यादा। आई कह रहा है यार, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स ब्रांड 3 फ्रॉम 2014 से 15। वो ये कह रहा है सवाल में कि यार दो ब्रांड 3 को ही पकड़ना है केवल, और आपको बताना है 2014 से 2015 के बीच में ब्रांड 3 की सेल में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। आओ भाई ब्रांड 3 पकड़ लेते हैं। 2014 से 15 में ब्रांड 3, देखिए यार, आइए मेरे दोस्त, ब्रांड 3 ये वाला है तीसरे नंबर वाला, 2014 में इसकी सेल थी 6 और 15 में इसकी सेल है 6.5, तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, 0.5 का। आपने कहा सही है, तो 0.5 का इंक्रीमेंट 6 पे, तो 100 पे कितना। अब जीरो से डेसिमल कटा, 50/6 यानी 25/3, 25/3 का लो 8.33%, यानी इसकी जो सेल ग्रोथ है वो 8.33% बढ़ी है 2014 से 15 के बीच में। और ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपका ऑप्शन डी जो है मेरे बच्चे, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रहा है। आइए भाई 2012 में, कहता है 2015 में सभी ब्रांडों का संयुक्त रूप से और वर्ष 2016 में उन ब्रांडों का अनुपात इस प्रकार है। तो देखिए यार, वो ये पूछ रहा है हमसे कि सम निकालो 2015 के सभी ब्रांड और 16 के सभी ब्रांड का, और फिर रेशो चाहिए। 2015 और 16 के सभी ब्रांड, 2015 के सभी ब्रांड जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 और 1 12, 12 और 5 17, 17 और 8 कितना आया भाई, 25.5। जबकि 2016 के सभी ब्रांड का टोटल अगर मेरे बच्चे करोगे तो देखो 7.5 और 7.5 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, तो यह आया 30.5। हमको रेशियो चाहिए राजा, तो 5 से काट, डेसिमल से डेसिमल उड़ा, 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 5 एकम 5, 51 61, तो भैया 51:61 हमारा राइट आंसर आएगा। और ये जो आंसर है 51:61, ये है ऑप्शन ए, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। कह रहे यार चीनी की कीमत 50 से 65 होगी, तो आप समझिए खर्चा जो है वो 50 से हो गया 65। तो कहता है खपत में कितनी कमी करें कि खर्चा केवल 15% बढ़े। तो मेरे भाई 50 का 15% बढ़ाना, यानी खर्चा हो रहा है 50 और आप केवल 15% बढ़ाना चाहते हो, मतलब ओरिजिनल 50 है, हो रहा है 65, लेकिन आप 15% बढ़ाना चाहते हो। तो आप कहेंगे यार 15% बढ़ाना, 50 का 15% निकालेंगे 7.5, 7.5 बढ़ जाएगा, यानी 57.5 खर्चा हो जाएगा। अगर आप इस कैलकुलेशन को नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे देखिए भाई, 50 का 57 पॉइंट ना, कितना बढ़ा रहे थे हम, 15% बढ़ा रहे थे, तो भैया 15 50 दूनी 100, 15/2 यानी 7.5। अब खर्चा हो रहा है 65 का, करना है 57.5, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो ये आएगी 7.5 की कमी करनी पड़ेगी। तो भैया 7.5 की कमी 65 पे, 100 पे कितना। अब आप कहोगे जी देखो जीरो से डेसिमल हटा, 5 13 65, 5 दूनी 10, तो 75 दूनी 150/13 मेरा आंसर आया। 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13 बचा 20, 13 एकम 13, तो 11 सही, मतलब बटे 13 आना चाहिए, और बटे 13 या तो इसमें है या इसमें है, तो ये तो आंसर होंगे नहीं। और फिर ये 13 से भाग दे रहे तो 11 सही 7/13 आंसर आ गया, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। पक्का। आइए देखिए मेरे भाई, रेशियो लेना है, कैसे लें। ये है 4a/5, ये है 3b, ये है 2/3c, हमें इनका रेशियो लेना है। अब करिए क्या, इन सबको किसी ऐसी चीज के इक्वल मान लीजिए जो 2 से भी भाग हो जाए, 3 से भी भाग हो जाए और 4 से भी भाग हो जाए, तो 2 3 4 कैलसियम आया 12, तो इन सबको 12 के इक्वल मान लीजिए, बात खत्म। अब बस आपको ये दिमाग दौड़ाना है कि अगर ये चीज 12 के बराबर है तो सी की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सी की वैल्यू होगी सर 2 छिक 12, 6 18, 18 आ गए। तो अब ऑप्शन देख लो, सी की वैल्यू 18 कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ दोनों जगह है। अब 3b बराबर 12 है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, तो जवाब है 4। अब आप देखिए 4 और 18 कहाँ है, तो यहाँ 4 18 नहीं है, यहाँ है। अब 4a/5 = 12 है भाई, ऐसे देखो ना, 4a/5 बराबर 12 है,
तो 4 से काटेंगे, 4 3 12, 5 3 15, तो ये आएगा 15। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 15। ऐसे केसेस में हमेशा ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले हिस्से का एलसीएम लेके इक्वेट कर देते हैं। देखो यार, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है यार वैल्यू बतानी है ए माइनस बी की। देखिए दोस्त, ए की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले से करेंगे 4 3 12 और एक 13/4, 4 चौक 16 और एक 17/4, डिवाइड के निशान को इनटू बनाएंगे तो 1/34, माइनस इन दोनों को अगर हम सोल्व कर लें, या चलो थोड़ी देर बाद देख लेते हैं सोल्व करके। 17 दूनी 34 आया, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो ये आया 13/32, माइनस ये है 47/32। ऐसा ही है ना भाई, और यहां है 47/16। अब मेरा कहना यह है कि आप एलसीएम ले लो और बटे में 32 बना लो। अब देखिए यार, एलसीएम अगर 32 उठा लें सभी का, तो यहाँ आएगा 13, यहाँ आएगा 47, और यहाँ देखोगे तो 47 का डबल हो जाएगा यानी 94। तो आप देखेंगे 94 में 47 गया, 47, 47 और 13 को जोड़ेंगे तो आएगा 60/32। काटेंगे तो भैया 4 15 60, 4 8 32। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15/8। ए की वैल्यू आई मेरे बच्चे 15/8। अब आते हैं बी की वैल्यू पे। 2 दूनी 4 और एक 5/2, जमा 5 दूनी 10 और एक 11/2, डिवाइड के निशान को इनटू करते हैं 55, माइनस 11/10, 11 5 55, तो ये 5/2, ये 1/10 माइनस 11/10। अब देखिए मेरे भाई, यहां लेंगे एलसीएम, 10 से 10 हुआ तो 11 में 1 गया, माइनस 10/10 कट के आया -1, यह है 5/2, 2 एकम 2, 5 में 2 गया, 3/2 आया। अब बी की वैल्यू जो आई वो आई 3/2। अब हमसे पूछ रहा है माइनस करो, 15/8 माइनस 3/2, एलसीएम लोगे भैया 8 आएगा, 15 आया, 4 3 12 आया, भाई 2 चौक 8, 4 3 12, 15 में 12 गया, 3/8 मेरा राइट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, कहता है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, लेट्स से नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। दिस इज बेसिकली पैरेललोग्राम। ए बी की वैल्यू 24 है, ए डी की वैल्यू 16। ए बी और डी सी के बीच की दूरी 10 है, ए बी और डी सी के बीच की दूरी है 10। दूरी का मतलब हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 10। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया 24 और हाइट हो गई 10, बेस 24 हो गया और हाइट होगी 10, तो ये पैरेललोग्राम का एरिया। अब सवाल में क्या कह रहा है, कहता है अब अगर हम यही हाइट यहां इससे नापना चाहें, इन दोनों लाइनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्ञात करें, तो भैया ये 16, ये 16 ही होनी है। तो पैरेललोग्राम का एरिया ऐसे भी तो निकाला जा सकता है कि ये बेस और ये हाइट, तो 16 गुना एच भी निकाल सकते हैं। 16 से काटेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। बड़ी चीज क्या है जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ये पैरेललोग्राम है, अगर ये इसकी लेंथ है एल लग गए और ये है ब्रेड्थ, तो अगर मेरे बच्चे यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालें और इसकी हाइट h1 है, और यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालें, इसकी हाइट h2 है, तो इसका एरिया L इंटू H2 होगा और B इंटू H1 होगा। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरे एरिया का फार्मूला होता है, जिसको आपने ध्यान रखना है। आई कह रही यदि एक लकड़ी के बेलन का व्यास 40 सेंटीमीटर है, मतलब जो बेलन है मेरे प्यारे बच्चों, उसका व्यास 40 है, तो रेडियस आ गई कितनी, 20, हाइट 7 है। कहता है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उसकी वक्र सतह को पॉलिश करने की कुल लागत क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो पाई 2 पाई, पाई माने 22/7 आर इंटू एच, तो ये आएगा उसकी वक्र सतह को पॉलिश करने का खर्चा, मतलब टोटल एरिया। और कहता है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा आता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो 40 सेंटीमीटर था, ये तो था सेंटीमीटर, ये है प्रति वर्ग मीटर, ये है मीटर, तो 40 को ये 20 सेंटीमीटर बना, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो बटे 100 डाल देंगे, बस ये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी ये आ गया एरिया और 20 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा खर्चा। देखो दोस्त,
एक और एक, 2 जीरो से 2 जीरो गया, बिल्कुल ठीक है। 7 से 7 गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और एक 17। आंसर आएगा 176, यानी ऑप्शन डी। देखिए मेरे भाई, सवाल को अगर हम करने जाएं तो 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में आंसर 54 ही है, बस डेसिमल का फर्क है। तो हमें दिमाग दौड़ा के सिर्फ यही समझना और कुछ नहीं समझना। कैसे? देखो यार, थोड़ा जूम करते हैं, जूम से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तो है मूर्खों वाला तरीका। मूर्खों वाले तरीके में तो 45,000 लिखेंगे, 15% की फ्रैक्शन और 0.08/100। और अगर ये डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो और। मूर्खों वाला तरीका तो होगा मेरे दोस्त ये वाला, खुल के समझना। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, बची 1 जीरो। तो देखो, अब यहां से कैसे दिमाग दौड़ाएं? यहां से दिमाग आपको ऐसे दौड़ाना है, 2 गुना 2 गुना 2 लिख लेते हैं 8 को। तो 15 में 5 है, तो एक 3 बचा, 3 गुना 5 लिखेंगे, तो 5 गुना 2 करेंगे तो 1 जीरो हट जाएगा। 45 में 5 गुना 9 है, तो एक 5 से 2 करेंगे, 1 जीरो और हट जाएगा, यानी एक ही जीरो बचेगा। तो डेसिमल में एक ही डिजिट आएगा। मतलब कैलकुलेशन जैसे मर्जी करिए, लेकिन अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो आपको ये सब नहीं करना होगा। आपको डेसिमल की समझ से सवाल तोड़ना होगा। आपको ये पता चलना था कि देखना, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। परसेंटेज हटाते हैं 2 जीरो आती, परसेंटेज हटाते हैं 2 जीरो आती, तो 2 और 2 4 जीरो हो गई, और 2 जीरो हो गई डेसिमल की, यानी नीचे आ गया 10 की पावर 6। 10 की पावर 6। अब आपके पूरे सवाल में आप ये कह सकते हैं कि जी हमने परसेंटेज डेसिमल वेसिमल सब हटा दिया, अब जो बचा वो ये बचा 15, 8। मतलब ये चीज समझने की थी हमारी। अब मैंने एक चीज नोटिस की इसके तुरंत बाद, यार यहाँ 3 जीरो है, तो 3 जीरो कटने के बाद 3 जीरो अभी भी नीचे बच गई। हमने कहा यार ठीक है। अब 8 जो है ना, उसमें 2 आता है 3 बार, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आपने पढ़ा होगा। और 15 में आता है 3 गुना 5, यानी 5 आता है एक बार। 45 में भी 5 आता है एक बार, तो यानी 5 तो 2 ही बार आया, तो 2 जीरो और कट जाएंगे, तो यानी 1 जीरो बचेगी, एक जीरो बचेगी, तो इसका मतलब 10 के बाद एक डिजिट आएगा और वो एक ही ऑप्शन। पक्की बात है। जिस भाई को ये नहीं पल्ले पड़ रहा, जिसने ये नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो नहीं सीखा है, उसके लिए फिर कोई इलाज नहीं, उसको फिर ये सोल्व करना पड़ेगा डिटेल, और डिटेल करके फिर वो आंसर निकाल लेगा। दूसरा दिमाग आप ये भी लगा सकते हैं कि यार अगर मैं 45,000 का 0.08% निकालू, परसेंट माने बटे 100, और डेसिमल हटाऊंगा 2 जीरो, सिर्फ इतने को, इसको इससे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कटा, 8 से गुना करेंगे, 8 5 40, जीरो 8 32 4 36, जीरो से जीरो कट गया। तो इन दोनों की कैलकुलेशन करके आया 36, और 36 का मुझे 15% निकालना है। तो 36 का 15% 36 से तो छोटा ही आएगा, है ना, लेकिन इतना छोटा भी नहीं आएगा और ये बड़े हैं। तो बचा था एक ऑप्शन डी ही मेरा राइट आंसर आएगा। देखिए दोस्त, सवाल ने कहा है कि भाई 37.5 में कुल कितने 1/8 आएंगे। तो 37.5 को सोल्व करेंगे, 37 दूनी 74 और एक 75/2। कह रहा है यार 75/2 में 1/8 कितनी बार आएगा, ये सवाल है। यानी जैसे मैं कहूँ 40 में 4 कितनी बार आता है, तो 4 से भाग दे देंगे तो हम कहेंगे 10 बार आ रहा है। ऐसे ही यहाँ 75/2 में 1/8 कितनी बार आए, मतलब 1/8 कितनी टुकड़े कर सकते हैं। यहाँ 40 में 4 4 के कितने टुकड़े हो सकते हैं ऐसे। तो सोल्व करेंगे तो भैया 75/2 गुना 8/1, 2 चौक 8, 75 चौक 300, यानी 75/2 में मतलब 37.5 में 1/8 जो है मेरे बच्चे, वो 300 बार आ सकता है। क्या कह रहा है जी? कह रहा है कारीगर एम मिनट में एक्स वस्तुएं बना सकता है, तो आधे घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा। देखिए यार, एम मिनट में अगर एक्स वस्तुएं बना रहा है, तो हम कहेंगे एम मिनट में एक्स आर्टिकल बना रहा है, तो 1 मिनट में कितने बनाएगा, एक्स बटे एम। तो हमसे पूछ रहा है यार 30 मिनट है, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा मतलब 30 मिनट, तो 30 मिनट में कितने बना देगा, इतने। तो 30x/m, यानी ऑप्शन सी। कह रहे यार एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत 40 रन। कहता है 30 पारियां खेली और उसका जो बल्लेबाजी औसत है मेरे बच्चे, वो है 40। तो 30 पारियों में 40 के हिसाब से उसने टोटल रन कितने बना दिए जी, 1200। 1200 रन उसने अब तक टोटल बनाया। अब कह रहा है कि अगर उसकी हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग देखें, तो उसका हाईएस्ट स्कोर उसके लोएस्ट स्कोर से 100 रन ज्यादा है, यानी जो हाईएस्ट स्कोर है और जो लोएस्ट स्कोर है, इनका डिफरेंस है 100 रन। हमने कहा यार ये बात भी सही है। कहता अगर इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाता, अगर इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाता,
यानी ये हाईएस्ट और लोवेस्ट जिनका डिफरेंस 100 दे रखा है, कह रहा अगर इन दोनों पारियों को शामिल नहीं करते तो 30 की जगह पारी रह जाएंगी 28, और कहता है एवरेज भी 38 हो जाता है। एवरेज भी कितना हो जाता है? 38 हो जाता है। तो मेरे बच्चे मतलब बड़े ध्यान से समझना, मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहला तरीका तो ये कि यार 30 पारियों में उसका औसत था 40, तो टोटल रन थे 12। अगर ये दो पारी यानी हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों हटा देते हैं तो बाकी 28 पारियों में उसका औसत 38 है, तो रन कितने हो गए? तो 28 गुना 38। अब 28 और 38 को गुना करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम तो है नहीं, तरीका सिखाया। 8 8 64 हासिल 6, 8 दूनी 16, है ना, और 8 तिया 24, 24 और 16 कितना हो गया मेरे भाई? 24 और 16 30, नहीं 24 और 16 40, 40 और 6 46, और 3 दूनी 6 और 4 10, 1064। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये जो रन आए ये 1064 आए, 1064 आए 28 पारियों में 38 के हिसाब से। तो जो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है 136 रन का, वो किस चीज का आ रहा है? तो वो आ रहा है हाईएस्ट और लोवेस्ट इनिंग का, यानी हाईएस्ट और लोवेस्ट इनिंग के जोड़ आ रहा है 136। अब सवाल में कह रहा है तो लोवेस्ट पारी बताओ। तो भाई ये तो इक्वेशन होती है, माइनस वाले की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस का आधा, तो 36 का आधा 18, तो आंसर आएगा 18। अब मेरे बच्चे मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। भाई 40 पारियों का जो औसत है ना, 30 पारियों का जो औसत है वो है 40 रन, 40 रन पर इनिंग। 30 पारियों का औसत है इतना। लेकिन इस 30 में से दो पारी हटा देते हैं, हाईएस्ट और लोवेस्ट वाली। इन दो का एवरेज कितना है ये मुझे निकालना है। इसके अलावा बाकी जो 28 पारियां बची, 28 इनिंग बची, कहता है इनका जो एवरेज है वो 38 रन प्रति पारी है, पर इनिंग। ध्यान देना, कह रहा है कुल मिला के 30 पारियां के लिए 30 पारियों का एवरेज है 40 रन पर इनिंग। हाईएस्ट और लोवेस्ट दो इनिंग हटा देते हैं तो बाकी जो 28 इनिंग है उसका एवरेज है 38 रन पर इनिंग। आइए जी देखिए, अब ऐसे देखिए कि इनका एवरेज क्या होगा। तो आप कहेंगे औसत होना चाहिए 40 है, 38 कितने की कमी? दो की कमी। कितनों पे? 28 पे। 28 दूनी 56, तो 56 की कमी है तो यहां 56 की वृद्धि होगी, और 56 की वृद्धि कितनों पे होगी? दो पे, तो यानी औसत में 28 की वृद्धि होगी। यानी इन दो का जो एवरेज होगा वो औसत से 28 ज्यादा होगा, 40 में 28 जोड़ा यानी 68 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हाईएस्ट और लोवेस्ट इनिंग का एवरेज 68 है, तो टोटल कितना होगा? 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 136। यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगर लोवेस्ट इनिंग की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगी? तो जवाब होता है कि भाई जब सोल्व करेंगे तो ये प्लस और माइनस है, ये दोनों जगह प्लस है, तो माइनस वाले की वैल्यू इनके डिफरेंस की आधी होती है, यानी 36 का आधा 18। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन को बचा देता है, लेकिन ये वही बच्चा कर पाएगा जिन्होंने एवरेज मुझसे पढ़ा होगा। दूसरा मेरे बच्चे इसी सवाल को आप चाहें ना तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, मिश्रण से भी। मिश्रण का तरीका बताता हूँ मैं, क्लास में तीनों चारों तरीके एक्सप्लेन करके चलता हूँ हर एक सवाल के, ताकि आपकी हाथ मजबूत हो किसी भी मेथड के लिए। जैसे देखिए, उसने कहा कि भाई 30 पारियां हैं और 30 पारियों में से दो पारियां हटा दें तो बाकी जो 28 पारियां हैं उनका औसत जो है 38 रन है, 38 रन पर इनिंग। जो दो पारियां हैं उसका एवरेज हमें पता नहीं क्या है, ये हमें निकालना है। लेकिन अगर सबको मिला दें तो एवरेज आता है 40 रन पर इनिंग। तो देखिए यार, 40 में से 38 गया दो, और दो यूनिट दो को, तो एक यूनिट एक, तो 28 यूनिट 28, तो ये वाली वैल्यू 28 होगी। तो इसमें से 40 घटा के 28 आना चाहिए, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? 68। यानी उन दो पारियों का जो हाईएस्ट और लोवेस्ट है एवरेज 68 है, तो टोटल होगा 68 गुना दो यानी 176 ना 136। तो एच प्लस एल 136, एच माइनस एल सूद रखा है, तो वहां से एल की वैल्यू आ गई। आइए भाई, कहते हैं यार किसी आर्टिकल पे लागत से 40% ज्यादा कीमत लिखनी है। 40% ज्यादा कीमत लिखने का मतलब है कि अगर आपका, या सीधा सीधा ही लिख दूं, 100 मान के खत्म करते हैं, सीपी 100 है, तो आप जो इसके ऊपर मार्क करने लग रहे हो ना वो आ रहा है 140। हमने कहा यार ठीक बात है। अब कहता है यदि कि वस्तु के अंकित मूल्य पर हम कोई छूट देते हैं, यहां पे अगर हम कोई डिस्काउंट दे देते हैं, इस डिस्काउंट का नाम X% है, तो कहता है 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है, तो 12% का प्रॉफिट होगा। तो 100 पे 12, क्योंकि प्रॉफिट तो आप सीपी पे निकालोगे, वो आएगा 112। तो नई वस्तु का क्रय मूल्य इतना है और X% लाभ वंचित है, तो नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखो भाई, हमें X की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। कैसे? भाई 140 की चीज अगर आपने 112 में बेची तो कितने का डिस्काउंट दिया? 28 का। भाई 140 की चीज 112 में बेचोगे तो 28 का ही तो डिस्काउंट हो गए। अब 28 का डिस्काउंट दे रखा है 140 पे, तो कितना परसेंट बना? तो 28 का डिस्काउंट 140 पे, तो 100 पे देना।
1/5 यानी 20%। तो हम ये कह सकते हैं कि यार 20% डिस्काउंट यानी एक्स की जो वैल्यू है वो 20%। हमने कहा यार ये बात भी ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि किसी आर्टिकल की कोस्ट प्राइस है 2400 रुपए, हम इस पे 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, नहीं X%। तो बताओ कितने में बेचेंगे? तो 120% में बेचेंगे, 120% में। कह रहा है यार वैल्यू बताओ। अब वैल्यू बताएं, क्या बताएं? आओ दोस्त, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं, लगा लेते हैं कुछ ना कुछ। तो देखिए यार, परसेंटेज है ना, ये 2 जीरो तो आपकी वैसे ही कट गया, नहीं सवाल के आखिरी में एक ही जीरो आएगी, तो ये 2 जीरो वाला कट गया। गुना भी करें तो कोई मुश्किल नहीं है, जीरो 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28। अरे इसमें तो क्यों ही हम कुछ लगाएं, सिंपल तो कैलकुलेशन। 2880 मेरा राइट आंसर, 2880 मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। आइए, एक व्यक्ति एक ही नाव से धारा के अनुदिश x किलोमीटर पर घंटे की गति से और धारा के विपरीत y की स्पीड से यात्रा करता है। स्थिर जल में नाव की गति और जल की गति का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, अगर हम डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो स्पीड होगी बोट प्लस वाटर, यानी धारा की दिशा में ये, और धारा के विरुद्ध आएंगे तो हो जाएगी बोट माइनस वाटर। जबकि सवाल में कह रहा है कि धारा की दिशा में जो स्पीड है वो है x, और धारा के विपरीत जो स्पीड है वो y। तो बोट की जो वैल्यू आएगी ना, वो आप जानते हैं क्या होती है, इनके जोड़ का था, x प्लस वाई बाई 2। और वाटर की जो वैल्यू होती है वो इनके डिफरेंस का था, x माइनस वाई बाई 2। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछ रहा है नाव की चाल बताओ और जल की चाल बताओ। तो इसका रेशियो लेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया x प्लस वाई बटे x माइनस वन। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वन, यानी ऑप्शन डी। कह रहे यार तांबे का एक ठोस गोला है और उसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो तांबे का वॉल्यूम हो जाएगा 4, मतलब गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, और डायमीटर 6 है तो रेडियस होगी 3, तो 3 का क्यूब। तार का जो वॉल्यूम होगा मेरे बच्चे वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब आर जो होगा वो 0.5 का आधा हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बटे 2 का, यानी इसका स्क्वायर, और इंटू हाइट। ये हमें निकालना है, एच की वैल्यू हमें निकालनी है। आओ दोस्त कैसे कैलकुलेट करें। देखिए यार, पाई से पाई कटा, 3 से काटेंगे तो 3 का वर्ग आया, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ 9 चौक 36 आया, ऊपर आ गया 36। यहाँ 0.5 का वर्ग करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 0.25, और नीचे 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4 गुना में h। अब इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है? आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ रही। पॉइंट हटा देंगे तो बटे 100 आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो हाइट जो निकल के आएगी ना, वो निकल के आएगी 36 गुना 16 सेंटीमीटर। लेकिन कह रहा है यार हाइट, मतलब जो तार की लंबाई बतानी है ना, वो आपको मीटर में बतानी है। तो मीटर में बतानी है तो भैया 100 से भाग दे दो। अब 16 को 6 से करेंगे, 16 छिक्के 96, हासिल आ गई 9, 16 थी 48 और 9 57। अब नीचे 2 जीरो है तो 5.76, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। कह रहा है एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। एक्स जो है वो वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उल्टा दे रखा है। तो मेरे बच्चे, मैं क्लास में हमेशा समझाता हूं, यहां कोई कांस्टेंट वैल्यू रही होगी जिसके रेस्पेक्ट में कहानी बनी होगी, और अगर वो कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करने निकल जाए तो बेसिकली वो कांस्टेंट वैल्यू जो आएगी ना, वो बेसिकली इक्वल आ जाएगी एक्स इंटू वाई स्क्र के, एक्स इंटू वाई स्क्र के। अब यही चीज 2 बार आपको रिपीट करनी है, x2 इंटू वाई टू का स्क्वायर, बस। अब पहली बार में x की वैल्यू 6 दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है 5, तो 5 का वर्ग करेंगे 25। सेकंड टाइम में y की वैल्यू 4 है तो 4 का वर्ग 16, तो x की वैल्यू निकालनी है। बस इतनी तो बात, और कुछ थोड़ी है भाई। देखो यार, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 75/8 आ गया x की वैल्यू। तो 8 नीम 72, 9 पॉइंट समथिंग, अच्छा 8 नीम 72, 3 बचा, 8 तिये 24, 6 बचा, 8 7 56, तो 9.375, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा यहाँ राइट आंसर है। ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर है। तो चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब भाई 2 चीजें ध्यान देना। पहली चीज कि 24 मई और 31 मई को हम पूरे यूपी में ऑफलाइन मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। किन किन सेंटर पे करा रहे हैं? तो कैरियरल ऐप खोलिए, ऐप में जाएंगे तो ऑफलाइन टेस्ट का ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे तो एक कॉलम आएगा ऑफलाइन टेस्ट का, उस टेस्ट वाले कॉलम को पिन करना, और उसमें नीचे गूगल फॉर्म होगा, वो फॉर्म भरना और आप अपना टेस्ट दे के आना, ताकि आपको एग्जैक्टली ये पता चल सके कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।